स्वागत है आप सभी को अपने YouTube परिवार चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता। यह क्लास पेट के लिए है। सिंधु घाटी सभ्यता पेट के एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग बिल्कुल बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। साथ में हम लोग चित्र के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग को तथ्यों को समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो बने रहिएगा वीडियो का लास्ट तक और इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं। तो आपके एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर आप लोग बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के बिल्कुल बढ़िया वीडियो बनाए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, पहला हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी विश्व की जो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें सिंधु घाटी सभ्यता एक है। दूसरा कह रहा है यह हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्य सभ्यता के नाम से जानते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी ये तीन नाम सिंधु घाटी सभ्यता के और हैं। फिर तीसरा कह रहा है इस सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने की थी। चार्ल्स मैसन ने 1826 में की थी। फिर अगला हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट कह रहा है कि 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो महान उत्खनन और अन्वेषक हुए हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुहर देखी। मुहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्हें उसका महत्व समझ नहीं आया। यानी 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक मोहर देखी। उस मोहर पे वृषभ माने बैल का चित्र था और 6 अक्षर लिखे थे, लेकिन उसका यह मतलब नहीं समझ पाए। फिर बाद में क्या हुआ आगे हम लोग देखते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है 1856 में कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण कर रहे थे, किस चीज का सर्वेक्षण कर रहे थे? कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बन रहा था। कराची से लाहौर तक ये रेलवे लाइन बन रहा था, उसी का सर्वेक्षण कर रहे थे। उसी सर्वेक्षण के दौरान इनको कुछ ईंटें दिखाई दी और जब ये ईंटें दिखाई दी तो इनको लगा कि नीचे कुछ ना कुछ तो है। तो वह सर्वेक्षण के दौरान इनको ईंटों के माध्यम से कुछ इनको पता चला कि नीचे कुछ है। फिर उसके बाद इन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनवाया। यानी छठवां पॉइंट कर रहा है कनिंघम की प्रयास से 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना। उसके बाद 1921 ई में जब भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। यानी 1921 में सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा की क्या की? खुदाई की। तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। कनिंघम ने क्या देखा था? वहाँ पे ईंट देखा था। ईंट देख के उनको मन में कुछ शक हुआ था कि इसके नीचे कुछ न कुछ है। फिर उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करना शुरू कर दी। जब खुदाई की तो थोड़े थोड़े तथ्य मिलने चालू हो गए। जब मिलने चालू हो गए तो क्या हो गया? उनकी संभावना बढ़ने लगी, कुछ न कुछ तो नीचे जरूर है। और ये बहुत ऑटोमेटिक चर्चा में आ गया, चर्चा का विषय बन गया कि आखिर नीचे क्या चीज़ है। फिर खुदाई हुआ तो हम लोग को क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर कह रहा 8वां एक अन्य इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। उसी वक्त 1921 में ही एक अन्य इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने सिंध में ही मोहनजोदड़ो की खुदाई की। उसी वक्त इन्होंने मोहनजोदड़ो की भी खुदाई की। फिर 9वां पॉइंट कह रहा है इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया
मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता रखा गया। जब खुदाई हुआ तो इन लोगों को यह लगा कि यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, यह सिंधु नदी के ही आसपास सीमित है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया और साथ में इसको सैंधव सभ्यता भी कहा गया। तो आइए कुछ चित्र हम लोग देखते हैं, चित्र के माध्यम से थोड़ा बहुत और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा पूरा हम लोग का मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो यानी सिंधु सभ्यता। ये हम लोग का अन्नागार था, ये जो भी दिख रहा है ये सब स्नानागार था, ये खुदाई में मिला। ये दयाराम साहनी और दयाराम साहनी और ये कौन थे, एक और राखलदास बनर्जी जी ने मिलकर ये सब जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की, तो उसमें यही सब साक्ष्य हमको देखने को मिला। इसके बाद जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इन लोगों को लगा कि जो ये सिंधु नदी है, यहाँ जो ये नीलम दिखाई दे रहा है ये सिंधु नदी है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये सिंधु नदी के आसपास में जो ये डाट सा बिंदु दिख रहा है प्लेक सा, ये वाला यही हम लोग का हड़प्पा था और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मोहनजोदड़ो है, यानी ये सिंधु नदी के आसपास में ही दिख रहा है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता और सैंधव सभ्यता कहा गया। ये हमारा इंडिया है और ये ऐसे ये पूरा लगभग कश्मीर है, लद्दाख है, इसी से होते हुए सिंधु घाटी यानी एक तरह से सिंधु नदी बहती है। अब आगे हम लोग कुछ और तथ्य देखते हैं, कुछ और जानते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का काल विभाजन में बहुत ज़्यादा मतभेद थे, बहुत ज़्यादा कई इतिहासकारों का अलग अलग अपना मत था, लेकिन इसमें से कुछ बिल्कुल सटीक जो है उसको हम लोग देखेंगे। काल निर्धारण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल द्वारा किया गया। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईस्वी से लेकर 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया, लेकिन ऐतिहासिक मत क्या है, ये बिल्कुल सटीक और सही भी है। 2750 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व ये माना गया है ऐतिहासिक मत। तो हम लोग के एग्जाम में अगर जो आ जाए इसका काल विभाजन के तौर पे, तो हम लोग लगाएंगे 2750 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक विस्तार, कहाँ से कहाँ तक ये फैला है। क्या भौगोलिक विस्तार में हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ फैला है। पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी सीमा, फिर सीधे उसके सामने है दक्षिणी सीमा, फिर पश्चिम सीमा, फिर इसके सामने है पूर्वी सीमा। ये जो भारत के नक्शा है इस पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले क्षेत्र हैं। उत्तरी सीमा जो है जम्मू कश्मीर जो सबसे ऊपर होता है वहाँ पे मांडा है। मांडा जो किस नदी पे है, चिनाव नदी पे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है, माने भौगोलिक विस्तार है। इसके बाद उत्तर से डायरेक्ट हम लोग दक्षिण में देखते हैं। दक्षिण में है दैमाबाद जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये किस नदी पे है, प्रवरा नदी पे है। और फिर हम लोग पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ है, ये पाकिस्तान में है और ये डास्क नदी पे है। और ये पश्चिम से सीधे पूर्व में कौन आ जाएगा, ये आलमगीरपुर जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पे, ये हिंडन नदी पे है। तो ये थे इसके कुछ भौगोलिक क्षेत्र। इसको हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा, कौन कितने किलोमीटर में बटा है इसको हम लोग देख लेते हैं। जिससे यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की लंबाई, जो पश्चिम से यानी यहाँ पे जो पश्चिम यानी सुतकांगेडोर पाकिस्तान से लेकर आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश तक की लंबाई 1500 किलोमीटर है। किसकी लंबाई है ये है सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार। यानी ये सुतकांगेडोर से लेकर और ये कहाँ तक फैला था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, ये जो हिंडन नदी है यहाँ तक फैला था। फिर उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी जो ये उत्तरी सीमा है, उत्तर से लेकर दक्षिणी, उत्तर जो मांडा जम्मू कश्मीर चिनाव नदी से लेकर दैमाबा महाराष्ट्र जो प्रवरा नदी है यहाँ तक की लंबाई कितनी थी, 1200 किलोमीटर।
और संपूर्ण सभी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल लगभग कितने थे, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी ये एग्जाम में आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुल क्षेत्रफल कितने थे, तो हम लिखेंगे 13 लाख किलोमीटर। इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं, कुछ टीला हम देखते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। पहला था पश्चिमी टीला और दूसरा था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग रहते थे। जो उच्च वर्ग के लोग जैसे विद्वान हो गए, पंडित हो गए, मंत्री हो गए, पढ़े लिखे जो लोग रहते थे, तो कहाँ रहते थे, उच्च वर्ग के लोग में यानी पश्चिमी टीला में रहते थे। और जो पूर्वी टीला था वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए था, जैसे बढ़ई, मिस्त्री, मजदूर, लोहार, सुनार, ये सब किस में रहते थे, पूर्वी टीला में रहते थे। इसके बाद एकमात्र ऐसा एक नगर था जो धौलावीरा, जो 3 टीलों में विभाजित था। बाकी जो थे वो 2 टीलों में विभाजित थे, लेकिन एक धौलावीरा था वो 3 टीलों में विभाजित था। कौन कौन से टीला में, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, मध्य टीला। तो पश्चिमी टीला सभी के पास होते थे, पूर्वी टीला सभी के पास होते थे, लेकिन कि एकमात्र धौलावीरा था जिसके पास मध्यम टीला था, जो जिस टीले में क्या रहते थे, ये सैनिक इत्यादि रहते थे। इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। यहाँ पे है, ये रहा पश्चिमी टीला, ये रहा पूर्वी टीला। ये सभी के पास होता था। पश्चिमी टीला जिसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, ये पूर्वी टीला जिसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन एक धौलावीरा ऐसा नगर था जिसमें 3 टीले थे, एक बीच में भी मध्य टीला था जिसमें सैनिक लोग रहते थे। कौन रहते थे, सैनिक रहते थे। तो एग्जाम में अगर जो आ जाए कि किस नगर का 3 टीले थे, तो आप लोग लगाएंगे धौलावीरा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अन्य तथ्य देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि थी। ये पूजा किसके करते थे, पशुपति देवता की पूजा करते थे। इनका समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक समाज था, क्योंकि हम माता जो भी मातृ सत्तात्मक, माता का यहाँ पर शासन चलता था। जैसे वो बाहुबली मूवी था ना जिसमें वो माहिष्मती का शासन चलता था, सेम उसी तरह यहाँ मातृ सत्तात्मक था। किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक चलता था। सभ्यता के आकार क्या था, सभ्यता के आकार इनका त्रिभुजाकार था। इनके सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। पवित्र पशु कौन था, इनका कुबड़ वाला बैल था। और व्यवसाय क्या था इनका, व्यापार। ये बिल्कुल सक्षम होते थे, इनके पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें उपलब्ध होती थी, तभी तो ये व्यापार करते थे। व्यापार करने का मतलब क्या, दूर दूर जाके सामानों को बेचना। धातु, किस धातु का प्रयोग करते थे, ये कांस्य की प्रयोग करते, कांस्य धातु का ही प्रयोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। इनके देवता यहाँ पे बैठे हैं, देख रहे हैं, ये है इनके देवता, सर पे सिंह लगाए बैठे हुए हैं। ये सर पे इनके सिंह है, ये देवता हैं, ये सब जानवर हैं, ये बाघ है, ये हाथी है, ये मनुष्य दिख रहा है धनुष लिए हुए, ये मछली इत्यादि दिख रही है। नीचे ये सिंहासन पर बैठे हैं और ये कुछ जानवर हैं। तो ये इनके पशुपति देवता जिनकी ये पूजा करते थे। कौन लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और पवित्र पशु किसको मानते थे, कुबड़ वाले बैल को। यहाँ पे जो कुबड़ निकला रहा था इसी बैल को ये लोग पवित्र मानते थे। यहाँ पे कुछ तलवार इत्यादि बना था, ये कुछ उन लोगों की भाषा में लिखा गया है, ये हम लोग नहीं जान पाएंगे क्या लिखा गया है। और जिस धातु का प्रयोग करते थे, ये कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। तो ये कांस्य से कुछ बने हुए इनके औजार हैं जो खुदाई के दौरान मिला है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे तक भी पहुँचे और वो भी लोग इसका लाभ उठाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल देखते हैं। जैसे पहला स्थल हम लोग का हड़प्पा है, जो 1921 ईस्वी में रावी नदी पर स्थित है। और इसकी खुदाई कौन किया था, दयाराम साहनी ने। फिर मोहनजोदड़ो
जो 1921 में ये सिंधु किस नदी पे है? सिंधु घाटी नदी पे है। और इसके उत्खननकर्ता खुदाई करता कौन है? राखलदास बनर्जी। और चनहूदड़ो 1931, ये तो दोनों सेम है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों 1921 में, लेकिन नदी इनका चेंज है। ये एक रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी है, और ये मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी नदी। और हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हैं मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता। चनहूदड़ो 1931 से आप लोग याद रखिएगा। चनहूदड़ो ये किस नदी पे? सिंधु घाटी नदी पे है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? मजूमदार हैं। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और तीन से ही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और ये तीनों है कहाँ पे? ये तीनों हम पाकिस्तान में हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और मोटा मोटी ये भी रख लीजिएगा याद आप लोग, धौलावीरा कहाँ है? लूनी नदी पे है। और ये कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? लोथल है भोगवा में, और ये भोगवा नदी पे है। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। बनावली है द्विसदी, जिसको हम लोग सरस्वती नाम से जानते हैं, सरस्वती नाम नदी है। और ये कहाँ पे है? ये हम लोग ये है हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ पे? घग्गर नदी पे है। और ये कहाँ पे? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी पर। और एक कहाँ पे है? पंजाब में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? घग्गर नदी पर। और एक कहाँ है? हरियाणा में। तो इसको आप लोग मोटा मोटी याद रख लीजिएगा। बाकी इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सेम एक ही सन में 1921 में, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी। और सिंधु घाटी फिर क्या है? चनहूदड़ो का भी है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। कुछ अन्य स्थल भी देख लेते हैं, यदि एग्जाम में बन जाते हैं तो इससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। अन्य स्थल में जैसे देसलपुर है, ये कहाँ पे? गुजरात में है। कुंतासी है, गुजरात में है। रोजदी है, गुजरात में है। दुलास है, ये उत्तर प्रदेश में। मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भगवानपुर कहाँ है? भगवानपुर कहाँ है? हरियाणा में है। मिथाथल कहाँ है? हरियाणा में है। और कुणाल कहाँ है? हरियाणा में। यानी 3 गुजरात हैं, 2 यूपी हैं और 3 हरियाणा है। तो देसलपुर और कुंतासी और रोजदी ये गुजरात हो गया। दुलास और मांडी ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब भगवानपुर, मिथाथल और कुणाल ये हरियाणा में हो गया। ये कुछ और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो इस प्रकार थे। अब हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग देखेंगे, पहला सभ्यता इनका हड़प्पा हम लोग देखेंगे। हड़प्पा में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला, क्या हुआ। तो हड़प्पा कह रहा है ये 5 किलो परिधि में, 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ नगर था। 5 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ एक नगर था। कौन सा? हड़प्पा नगर। और ये ग्रिड पद्धति से बना घर, इनके जो भी घर बने रहते थे ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होता है? आइए हम लोग समझते हैं ग्रिड पद्धति क्या होता है। ग्रिड पद्धति वो होता है, जैसे मान लीजिए ये रोड है, इस प्रकार मान लीजिए रोड है, और जो भी घरें बनती थी, उनका जो द्वार था वो रोड की तरफ होता था। इनकी द्वार जो भी होता था रोड के साइड में होता था। यही ग्रिड पद्धति है। यानी जो भी घरें होती थी ये, इनकी जो घर का द्वार होता था रोड के साइड में होता था। अभी हम चित्र में देखेंगे। सौ दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा में मिलता है। कपास की खेती भी करते थे, इनका भी साक्ष्य मिलता है। सुरक्षा दुर्ग माउंट एबी, जो इनके सुरक्षा दुर्ग एक किला था जिसका नाम माउंट एबी जो नाम दिया गया है वो व्हीलन के द्वारा दिया गया था, जो सुरक्षा दुर्ग था। मुद्रा बनाने में ये सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। तो आइए चित्र के माध्यम से कुछ हम लोग समझते हैं हड़प्पा सभ्यता को। ये था इनका नगर, जो ग्रिड जो हम लोग अभी पढ़े हैं, कैसा ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति देखिए, यहाँ पे बीच में एक रोड है और चारों तरफ नगर बसा है। देखिए यहाँ पे ये रोड दिख रहा है, ये रोड है और ये नगर था। और ये इनके जो भी द्वार होते थे ये रोड के सामने होते थे। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिड पद्धति। तो ये जो भी नगर बनते थे ये ग्रिड पद्धति से ही हड़प्पा में नगर बनते थे। नगर मतलब जो भी गांव कस्बा जो भी बसता था ये, तो लोग ग्रिड पद्धति के माध्यम से अपने घर बसाते थे। इसके बाद हम लोग अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है 100 दफनाने की साक्ष्य। तो ये एक प्रेमी युगल को दफनाया गया था, जो दोनों ये प्रेमी युगल थे, दोनों को एक साथ दफना दिया गया था। इसे ये पता चलता है कि
हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने की प्रक्रिया थी, यानी शव को ये लोग दफनाते थे, जलाते नहीं थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दुर्ग सुरक्षा किला जो था, जिसको हम लोग माउंट एबी के नाम से जानते हैं। माउंट एबी जो कौन नाम दिया है, व्हीलर ने नाम दिया था। तो ये है सुरक्षा दुर्ग, जिससे इनकी सुरक्षा होती थी। किनकी? हड़प्पा सभ्यता वालों की सुरक्षा होती थी। किससे? इनके दुश्मनों से। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जिनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मृतक का टीला के नाम से इनको कहा जाता है, मृतक के टीला कहा जाता है। विशाल अन्नागार, विशाल, इसमें क्या मिला? विशाल अन्नागार मिला खुदाई के दौरान। विशाल स्नानागार भी मिला। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी इसको कहा जाता है। इसमें स्वास्तिक चिन्ह मिले। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? ये हिंदुओं का सबसे पवित्र चिन्ह होता है, जिसको हम लोग स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से रहता है। तो स्वास्तिक चिन्ह भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला। बुने कपड़े भी मिले, बुने कपड़ों के साक्ष्य मिले, यानी जो भी कपड़े थे हाथ से बुने गए थे उनके साक्ष्य भी मिले। दाढ़ी वाले महादेव मिले, दाढ़ी वाले महादेव, पशुपति देवता इसमें इसी में मोहनजोदड़ो में ही मिले। डांसिंग गर्ल, डांस करते हुए एक गर्ल मिली, जो किससे बनी थी? ब्रोंज की। ब्रोंज माने कांस्य की बनी थी। और इन्हीं में पक्की ईंटें मिले। तो मोहनजोदड़ो में क्या था? मृतकों का टीला कहा जाता है। इसमें विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में ही मिले। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कही जाती है। स्वास्थ्य चिन्ह भी मोहनजोदड़ो में मिले। बुने कपड़ों के साक्ष्य भी मिले। दाढ़ी वाले महादेव मिले। पशुपति देवता मिले। डांसिंग गर्ल और ब्रोंज, जो डांसिंग गर्ल थी वो किसकी बनी थी? ब्रोंज की बनी थी। और पक्की ईंटें मिली। तो आइए कुछ चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। हम लोग चित्र के माध्यम से कुछ समझते हैं। ये जो दिख रहा है, ये खाली सा जगह, ये था अन्नागार। ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला अन्नागार, बहुत ही बड़ा है। और जो यही अन्नागार है। और जो इसके अगल बगल में जो ये टीले दिख रहे हैं, जो ये टीले दिख रहे हैं, जितने सारे टीले दिख रहे हैं, ये सारे टीले क्या हैं? ये सारे टीले स्नानागार हैं। तो अब एग्जाम में पूछता है अन्नागार बड़ा है या स्नानागार? तो आप लोग देखिए बड़ा कौन है? बड़ा हमारा अन्नागार है, क्योंकि स्नानागार तो छोटे छोटे टीलों में विभाजित था, यानी छोटे छोटे घरों में बना था स्नानागार। और साथ में क्या मिले? दाढ़ी वाले महादेव। तो ये है हमारे दाढ़ी वाले महादेव, जो खुदाई के दौरान पे मिले थे। और डांसिंग करते हुई गर्ल, जो ब्रोंज की बनी थी, ये डांसिंग करती हुई गर्ल मिली थी। तो आइए हम मोहनजोदड़ो को अच्छी तरीके से देख लिए हैं। आइए अब हम देखते हैं चनहूदड़ो को। बिल्कुल बहुत ही गहराई से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है, एक भी पॉइंट मिस है। आप लोग एक बार पेपर उठाइएगा, देखिएगा, इससे बने एग्जाम में जो भी प्रश्न बने आपको जरूर मिल जाएंगे। चनहूदड़ो देखेंगे, ये मनका बनाने का कारखाना के साक्ष्य मिला। नहीं, जो भी मनका बनता था, मनका क्या होता है ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मनका क्या होता है। तो मनका बनाने का कारखाना चनहूदड़ो में मिला। चनहूदड़ो की खुदाई कौन कराए थे? मौजूदार ने 1931 में। बकराकार ईंटें और गोल ईंटें चनहूदड़ो की खुदाई में मिली, यानी बकराकार और गोल ईंटें चनहूदड़ो की खुदाई में मिली। बिल्ली के पीछे कुत्ते का पद चिन्ह, यानी आगे बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता, यानी बिल्ली भाग रही है, कुत्ता पीछे से उसको क्या कर रहा है? दौड़ा रहा है। तो इसका पद चिन्ह मिला, पद चिन्ह का साक्ष्य मिला किसने? चनहूदड़ो में। मेकअप किट, सबसे ज़्यादा क्या मिला यहाँ पे? मेकअप किट मिला। चनहूदड़ो में सबसे ज़्यादा मेकअप किट मिला। मेकअप किट जानते हैं आप लोग? मेकअप की मतलब जिससे यह पता चलता है कि चनहूदड़ो में औरतें मेकअप भी करती थी, मेकअप के सामान भी मिले। तो मेकअप आज की बात नहीं है, मेकअप आदि की बात है, प्राचीन की बात है। मेकअप बहुत पहले से ही था। अब हम लोग देखते हैं लोथल। लोथल की खुदाई हुई तो इसमें क्या क्या मिले सारी चीज को हम लोग देखते हैं। लोथल में कह रहा है कि यह एक सफाई के प्रति सजग नगर था, यानी ये लोग सफाई के प्रति बहुत ध्यान देते थे। इनके जो भी नगर थी वो बहुत ही साफ सुथरा था। लोथल वाले व्यापारिक नगर था, यानी
लोथल में बहुत ज़्यादा व्यापार इत्यादि होते थे, इसके साक्ष्य मिले। बंदरगाह है, बंदरगाह के साक्ष्य में मिले, वहाँ पे बंदरगाह भी मिला। जो गोदी बड़ा एक बंदरगाह था वो भी लोथल में मिला। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, यानी जो भी घोड़े होते थे उनके हड्डियों का साक्ष्य मिला। इससे पता चलता है ये लोग घोड़े को पालते थे, घोड़े की सवारी करते थे। फिर शतरंज खेल के साक्ष्य, यानी इससे ये भी पता चलता है कि लोथल के लोग क्या करते थे, शतरंज खेलते थे, यानी वो खेल इत्यादि में भी भाग लेते थे। 3 युगल समाधि, 3 लोगों के एक साथ दफनाया गया था, ये भी मिला इसमें लोथल में। यानी इससे पता चलता है लोथल के लोग भी 100 को पहले दफनाते थे। तो इतिहास से ये पता चलता पहले के लोग 100 को क्या करते थे, दफनाते थे। अब हम लोग देखेंगे कालीबंगन। कालीबंगन में क्या कर रहा है, कालीबंगन में जूते हुए खेत। जूते हुए खेत मतलब ये होता है जो भी खेत होता है उसको जोतना, जोतने के बाद क्या होता है, उसमें बीज पड़ता है, फिर बीज से वो पौधे बनते हैं। तो उस समय क्या हुआ, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, कालीबंगन में। चूड़ियों का साक्ष्य, यानी जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं उसके साक्ष्य भी कालीबंगन में मिलता है। नहीं, इससे पता चलता है कालीबंगन के सभ्यता में लोग चूड़ियाँ इत्यादि का प्रयोग करते थे। इसके बाद लकड़ी का हल। जब जूते हुए खेत मिले तो भाई खेत जाहिर सी बात है हल से ही जूतेगा, तो हल भी मिला, लेकिन हल किसका था, लकड़ी का बना था। कच्ची ईंटों का प्रयोग, जो भी ईंटों का प्रयोग होता था कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में और ये हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड भी कालीबंगन में मिले। 7 हवन कुंड के साक्ष्य कालीबंगन में मिले। इससे यह पता चल रहा है कि उस समय भी लोग देवी देवता पूजा पाठ इत्यादि में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। अब हम लोग देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें 3 टीले पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और एक मध्य टीला। मध्य टीला में जिसमें सैनिक इत्यादि रहते हैं। धौलावीरा में क्या है, जल प्रबंधन व्यवस्था, यानी इसमें जल की व्यवस्था अच्छे तरीके से किया जाता था, इसका साक्ष्य मिला है। सुनामी के साक्ष्य, यानी सुनामी आया था उस समय धौलावीरा के नगर में, राज्य में, इसका भी साक्ष्य मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया। तो बहुत सारे विद्वान मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का खात्मा हो गया। बहुत लोग मानते हैं कि बहुत भयानक बाढ़ आया था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। जैसे एक विद्वान हैं गार्डन चाइल्ड एवं ब्यूलर, ये मानते हैं बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से। कुछ लोग मानते हैं कि आक्रमण हुआ था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। और एक है जॉन मार्शल एवं अर्जेंट मैके, यह मानते हैं कि बाढ़ और भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया था। तो यही लगभग सबसे सटीक और सही है कि बाढ़ और भूकंप के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए, जान लिए, पढ़ लिए। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लाते हैं आप लोगों को अगला टॉपिक, अगला क्लास हम लोग का होगा ऋग्वैदिक काल। इसको भी अच्छी तरीके से इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।